एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ, और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज मैलाड्रॉइट। मैलाड्रॉइट में एक रूट वर्ड है एंड द रूट वर्ड इज मैला। मैला और कैको आपके दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है बैड, खराब। तो मैलाड्रॉइट इंसान कैसा होता है? जो इंसान बहुत गंदी तरीके से काम करता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। ये इंसान बहुत ही इनएफिशिएंट है, क्लमसी है, इसके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई भी काम करता है बहुत ही खराब तरीके से करता है। इनएप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, अनगेनली है, मतलब इसे कुछ भी नहीं आता है। ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो? ऐसे इंसान को आप ऑल थम्स भी बोलते हो। मतलब ऐसा इंसान बहुत गिरते पड़ते हुए बड़ी गंदी तरीके से काम करता है। ऐसा इंसान काम कैसे करता है? बंगलिंग होता है ऐसा इंसान, मतलब बहुत ही गंदी तरीके से ऐसा इंसान काम करता है। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, मैं सभी को विजिबल ऑडिबल तो हूँ ना? एक बार मुझे कमेंट करके सभी लोग बता देंगे। हाँ जी, एक सेकेंड, मैं आपको फोन में चेक कर लेती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड ना। हाँ ठीक है, चलो। तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा क्लमसी होता है, बहुत गंदी तरीके से काम करता है। एंटोनिम्स बहुत ही एड्रॉइट है, डेक्स्ट्रस है, प्रोफिशिएंट है। इन सब शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो इंसान क्या है? वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। तो उसने इतनी गंदी तरीके से हैंडल किया उन डिस्कशंस को, इसकी वजह से जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट था वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही गंदी तरीके से हैंडल किया। तो मैलाड्रॉइट का मतलब क्या हो गया? बहुत ही गंदी तरीके से हैंडल करना किसी भी चीज़ को। अच्छा, आपने कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी हाथ में पकड़ते हैं उसको गिरा देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स का मतलब क्या होता है? अ पर्सन या पीपल हु ड्रॉप एवरीथिंग। तो वो लोग जो सब कुछ गिरा देते हैं, जो भी उनको पकड़ाओ, होता है ना, सब कुछ गिर जाता है हाथ से, बटर फिंगर्स बोलते हैं। ऐसे लोग हमेशा क्या करते हैं? उनको बॉल पकड़ाओ, दे ड्रॉप द बॉल, बॉल को भी ड्रॉप कर देते हैं, मीन्स मेक एरर या मेक एन एरर। क्या करते हैं? गलती करते हैं, चीज़ों को अच्छे से कर ही नहीं पाते। चलो, हमने ये तो बात करी जो लोग बहुत गंदी तरीके से काम करते हैं। अच्छा, जो लोग बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं, कितने से मैंने बताओगे मुझे स्किल्ड लोगों के आज? जो लोग स्किल्ड होते हैं कैसे होते हैं? इंजीनियस होते हैं, अडेप्ट होते हैं। ए से एक और वर्ड क्या था? एड्रॉइड। ए से एक और वर्ड क्या था? एस्ट्यूट, श्र्यूड, कैनी, डेक्स्ट्रस, सैगेशियस, पर्स्पिकेशियस, और क्या बोल सकते हैं? ब्रेनी, दिमाग वाले होते हैं भाई। विटी, दिमाग वाले होते हैं। प्रोफिशिएंट होते हैं अपने काम में। सेपियंट होते हैं। थोड़े से चालाक भी होते हैं तो विली, कनिंग, क्लेवर। पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे लोगों को क्या बोलते हैं? एरुडाइट, स्कॉलरली, अच्छी खासी नॉलेज होती है। सेवी, डिसर्निंग। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत कुछ आता है। डेफ्ट रह गया, मैं बिल्कुल सही बोला, डेफ्ट। जितने भी हमने सॉरी एवरीवन, जितने भी हमने वर्ड्स के, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेव्यूरा। ब्रेव्यूरा का मतलब क्या है कि आपने बहुत बढ़िया, वही दिमाग है, आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से दिखा रहे हो, तो उस डिस्प्ले को क्या बोलते हैं? उस डिस्प्ले को बोलते हैं ब्रेव्यूरा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एक तरीके से नाउन की तरह यूज होता है, मीन्स अ ब्रिलियंट एंड इम्प्रेसिव डिस्प्ले। मतलब आप बहुत अच्छे से दिखा रहे हो इंटेलिजेंस को, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से दिखा रहे हो। मास्टरी है आपके पास,
एक्सीलेंस है, वर्चुओसिटी है, मतलब बहुत बढ़िया। एंटोनिम्स कुछ नहीं आता, इनकॉम्पिटेंस, इनएप्टीट्यूड कुछ भी नहीं आता, क्लमसीनेस बड़ी गंदी तरीके से काम करते हो। तो पियानिस्ट का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था, इसकी वजह से सबने खड़े होकर तालियां बजाई। ऑडियंस ने क्या दिया? स्टैंडिंग ओवेशन दिया। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब क्या है? खड़े होकर तालियां बजाई। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था उस पियानिस्ट का। अच्छा, कुछ अगर हम डिस्प्ले कर ही रहे हैं तो एक वर्ड होता है पनाश। पनाश का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्टाइल है वो स्टाइल ही बहुत कमाल का है। इसको बोलते हैं बहुत ही वंडरफुल स्टाइल। और वंडरफुल स्टाइल में क्या लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका स्टाइल क्या है? बहुत ज्यादा फ्लैम्बायंट है। फ्लैम्बायंट शब्द का मतलब समझते हो कि आपने अपने ऊपर बहुत खर्चा किया है, आप बहुत शो ऑफ कर रहे हो। आपका स्टाइल कैसा है? बहुत ही बढ़िया। मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड नहीं होता ये। अच्छा, किसी इंसान के अंदर अपना खुद का टैलेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? उसके अंदर से जो खुद का टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट जो होता है इंसान, दैट इज व्हाट? फ्लेयर। फिर स्किल को क्या बोलते हैं? स्किल को बोलते हैं फिनीज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, की स्पेलिंग भी बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आती है। FINE, है, एन डबल नहीं है, एस डबल है। फिनीज का मतलब क्या है? वही आपकी जो स्किल है, जिस स्किल को आपने बहुत बढ़िया पॉलिश पॉलिश कर लिया है, बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर लिया है, दैट इज योर फिनिश। अच्छा, आपके अंदर जो पावर है उसको क्या बोलते हैं? आपकी प्रोवेस। प्रोवेस मीन्स आपके अंदर जो एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज है, एक्सेप्शनल पावर्स है, दैट इज योर प्रोवेस। अच्छा, यहाँ से एक और इडियम बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, ऑडियंस ने तालियों से आपको अप्रिशिएट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तो व्हाट यू डिड इज यू ब्रॉट द हाउस डाउन। तो ब्रिंग द हाउस डाउन, इसका मतलब क्या? सारे के सारे लोग झुक गए आपकी परफॉर्मेंस के आगे। मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया। मतलब ऑडियंस ने आपको क्या किया? बहुत स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बहुत अप्लॉज दिया। अप्लॉज मीन्स तारीफ करी ऑडियंस ने, मीन्स यू अर्न ह्यूज अप्लॉज। आपको ऑडियंस ने क्या दिया? स्टैंडिंग ओवेशन दिया। आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी? आपकी परफॉर्मेंस स्पेक्टैक्युलर थी। स्पेक्टैक्युलर का मतलब क्या होता है? देखने दिखाने लायक, मतलब वंडरफुल थी। यू वर ऑन फायर, आप किस में थे? फायर पे थे। यू वर ऑन फायर का मतलब क्या है कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी? बहुत ही बढ़िया थी, देखने दिखाने लायक। तो ये सारे वर्ड्स आपको ये शो देखते होंगे, कोई रियलिटी शो देख रहे हैं, रियलिटी नहीं मतलब कोई डांस कंपटीशन देख रहे हैं, कोई सिंगिंग कंपटीशन देख रहे हैं, तो जनरली जजेस बोलते हैं स्पेक्टैक्युलर परफॉर्मेंस, यू वर ऑन फायर, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। यू ब्रॉट द हाउस डाउन, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मजा आ गया देख। अच्छा, एक वर्ड होता है इंग्लिश का, बहुत ही बड़ा वर्ड होता है, कोई मुझे बता सकता है? उस वर्ड का मतलब भी होता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही बढ़िया थी। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? सुपर। इसको ना तोड़ तोड़ के याद करना, सुपर, कैली, फिर फ्रैजिलिस्टिक, फिर एक्सपियाली, एक्सपियाली एंड डोशियस। तो ये पूरा का पूरा एक वर्ड है, मैंने तोड़ तोड़ के आपको स्पेलिंग बताई है, तो जिससे कि आपको इजी लग रहा होगा। इसका मतलब भी क्या होता है? बहुत ही बढ़िया। योर परफॉर्मेंस वॉज सुपर कैली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी? बहुत ही बढ़िया थी। इस शब्द का मतलब भी क्या होता है? इस शब्द का मतलब भी होता है वंडरफुल। सुपर कैली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, ऐसे तोड़ तोड़ के आप इस वर्ड का स्पेलिंग भी याद कर सकते। चलिए वापस आ जाते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वैंडर्ड। स्क्वैंडर्ड का मतलब आपने पैसा वेस्ट कर, उड़ा दिया पैसा। इसका मतलब क्या है? स्क्वैंडर कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, मतलब आपने पैसे को उड़ाया है, आपने पैसे को क्या किया है? वेस्ट किया। वेस्ट रेकलेसली, रेकलेसली का मतलब क्या होता है? केयरलेसली। आपने केयरलेसली पैसे को वेस्ट किया है, डिसिपेट किया है, मिस एलोकेट किया है, प्रॉफ्लिगेटली एक्सपेंडेड। प्रॉफ्लिगेटली एक्सपेंडेड का मतलब क्या? बहुत ज्यादा आपने पैसे को उड़ाया है, वेस्ट किया है। एंटोनिम्स, आप कंजर्व करके चल रहे हो पैसे को, पैसे को क्या कर रहे हो? बचा के चल रहे हो। हस्बैंड का मतलब भी होता है कंट्रोल करके चल रहे हो। प्रिजर्व, बचा के चल रहे हो।
तो एम्पायर ने बहुत अपनी रिसोर्सेज बर्बाद कर दी बेकारी की लड़ाइयों पे, जिसकी वजह से जल्दी, हेस्टिंग मीन्स जल्दी हो गया उसका डिक्लाइन। वो एम्पायर क्यों डिक्लाइन कर गया? क्योंकि उसने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया। वेस्ट करने का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, दैट इज फ्रिटर अवे। अगर आप अपनी रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप फ्रिटर अवे कर रहे हो। फ्रिटर अवे को क्या बोलते हैं? स्क्वैंडर कर रहे हो। स्क्वैंडर कर रहे हो मतलब आप डिसिपेट कर रहे हो, मीन्स वेस्ट, मिस यूज कर रहे हो, गलत इस्तेमाल। अच्छा, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं प्रॉफ्लिगेट। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? प्रोडिगल। बहुत खर्चा करते हैं ऐसे लोग, तो व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम स्पेंड थ्रिफ्ट। बहुत खर्चा करते हैं। अच्छा, इसी में अगर शो ऑफ बहुत किया जा रहा है, बहुत धूमधाम से चीजें हो रही है, बहुत शो ऑफ हो रहा है, तो पॉम्पस वे में चीजें हो रही हैं, एक्स्ट्रावेगेंट वे में चीजें हो रही हैं, लैविश वे में चीजें हो रही हैं। शो ऑफ बहुत हो रहा है तो ऑस्टेंटेशियस, बहुत शो ऑफ में पैसा बर्बाद किया जा रहा है। फ्लैम्बायंट, बहुत शो ऑफ में पैसा बर्बाद किया जा रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो? हद से ज्यादा पैसा बर्बाद। जितने भी हमने वर्ड्स किए, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या था? एडजेक्ट। ये उन लोगों के लिए बोला जाता है जो पैसा बहुत बर्बाद कर। ये जितने ऊपर वाले वर्ड्स थे, इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। ये सारे के सारे वर्ब्स थे, खर्चा कर। शो ऑफ करने का वर्ब क्या होता है? फ्लॉन्ट करना। फ्लॉन्ट करना इज व्हाट? शो ऑफ करना। चले वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज सिशानरी। सिशानरी वर्ड का मतलब क्या होता है? धोखा दे रहे हो सामने, है ना। द यूज ऑफ डिसेप्शन, ट्रिकरी और डिसऑनेस्ट मेथड्स। आपके मेथड्स कैसे हैं? आपके मेथड्स बहुत ही गलत हैं, आप धोखा दे रहे हो। डिसीट, फ्रॉड, ट्रिकरी मीन्स धोखा। तो शिशानरी वर्ड भी बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आता है, मतलब आप सामने वाले को क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। इसको धोखे को फॉक्सीनेस भी बोलते हैं, धोखा दे रहे हो। एंटोनिम्स, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, प्रोबिटी। प्रोबिटी में सब सही हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अपराइटनेस है, आप सही हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। स्क्रूपुलसनेस है, मतलब आप सही हो। इंटीग्रिटी है आपके अंदर, सिंसियरिटी है, आप कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे। तो पॉलिटिशियन के ऊपर इल्जाम लगाया गया, किस चीज का इल्जाम लगाया गया? धोखा देने का, इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो क्या कर रहा था? धोखा दे रहा था, और उसी चीज का इल्जाम उस पॉलिटिशियन के ऊपर लगाया गया। अच्छा, कोई इंसान अगर धोखा देता है, तो एक बड़ा प्यारा वर्ड यूज होता है, कॉनिवेंस। कॉनिवेंस का मतलब भी क्या होता है? आप धोखा दे रहे हो। गाइल मीन्स धोखा, धोखा है। डुप्लिसिटी मीन्स धोखा है। आपने बेवफाई कर दी है, बेवफाई को क्या बोलते हैं? परफिडी। परफिडी इज व्हाट? बिट्रेयल। मीन्स आपने सामने वाले को क्या दिया है? आपने सामने वाले को डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब क्या है? आपने सामने वाले को धोखा दिया है, ट्रेचरी करी है उसके साथ, धोखा दिया है। ट्रेजन किया है, ट्रेजन, TREASON, मतलब धोखा दिया है। अच्छा, कुछ इडियम्स बताना, अगर आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या होता है? धोखा दे रहे हो। टेक समवन फॉर अ राइड, उस इंसान को आप किस चीज पे ले गए हो? राइड पे ले गए हो, मतलब उस इंसान को आप क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। अकाउंट्स में कुछ घोटाला कर रहे हो तो क्या बोलोगे? कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मतलब क्या है? अकाउंट्स में आपने क्या किया है? कुछ ना कुछ घोटाला किया है। किसी इंसान को हुडविंक कर रहे हो, मतलब उस इंसान को धोखा दे रहे हो। किसी इंसान को गार्डन वाले रास्ते पे ले जा रहे हो, लीड समवन अप द गार्डन पाथ, मतलब उस इंसान को। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? आप उस इंसान को धोखा दे। ये जितने भी वर्ड्स हमने लिखे थे, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम वर नाउन। सारे के सारे शब्द आपके नाउन्स थे। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज इनविडियसनेस। तो लास्ट में क्या लग रहा है? लास्ट में NESS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ना।
इनविडियसनेस का मतलब क्या है कि आप सामने वाले को ना परेशान कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा भेदभाव कर रहे हो कि सामने वाला दुखी हो रहा है आपसे, सामने वाला परेशान हो रहा है, उसको बोलते हैं इनविडियसनेस। मीन्स ओडियसनेस, ओडियसनेस आपने बहुत गंदी तरीके से काम किया, सामने वाला परेशान हो गया। डिस्क्रिमिनेटिवनेस, आप भेदभाव कर रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो, आप क्या हो, बायस्ड हो, अनफेयर काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। एंटोनिम्स एकदम फेयर हो, सही है, इम्पार्शियलिटी है, इक्विटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पॉलिसी इतना भेदभाव कर रही थी, लोग इतना परेशान हो रहे थे, इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो क्या कर रही थी, बुराइयां कर रही। क्यों? क्योंकि पॉलिसी की क्या थी, इनविडियसनेस। इनविडियसनेस का मतलब क्या है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, भेदभाव कर रही थी, या फिर बहुत गलत थी, या फिर वो लोगों को नाराज कर रही। तो तीनों के तीनों मीनिंग्स थे, मतलब वो पॉलिसी क्या थी, बहुत ही ज्यादा गंदी पॉलिसी। अगले वर्ड पे आते हैं पैरोकियल। पैरोकियल बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आया है। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ए एल लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। पैरोकियल मीन्स छोटी सोच है। तो किसी इंसान की अगर छोटी सोच है, इसका मतलब उसकी सोच कैसी है, उसकी सोच पैरोकियल है, मतलब छोटी सोच है, बहुत बढ़िया सोच नहीं। तो लिमिटेड, नैरो या लोकल आउटलुक का, अवेयरनेस की कमी है, नैरो माइंडेड है, प्रोविंशियल है, इंसुलर है, मतलब छोटी सोच है, बहुत ज्यादा अच्छी सोच नहीं है। एंटोनिम्स ब्रॉड माइंडेड हो। कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है, कॉस्मोपॉलिटन वो इंसान होता है जो कहता है कि पूरा दुनिया ही मेरा देश है। तो कॉस्मोपॉलिटन लोगों की सोच बहुत ब्रॉड माइंडेड होती है, वो पूरी दुनिया को ही अपना देश मानते हैं, ओपन माइंडेड। मॉडर्न सोच को क्या बोलते हैं, मॉडर्न को बोलते हैं कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब क्या हो गया, मॉडर्न सोच वाले लोग। और अगर पुरानी सोच है तो पुरानी सोच को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव सोच। ये हो गया पुरानी सोच। तो पुरानी सोच इज कंजर्वेटिव सोच एंड मॉडर्न सोच इज व्हाट, मॉडर्न सोच इज कॉस्मोपॉलिटन। तो उसके इतने छोटे व्यूज थे, इतना छोटा था वो, इतना लोकल व्यूज थे उसके, इसकी वजह से वो नए नए आइडियाज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बहुत छोटी थी। एक बहुत प्यारा इडियम होता है इस वाले वर्ड से, एग्जामिनेशन में आता है, कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। समझते हो इसका मतलब क्या होता है, कि आपको पेड़ दिख रहे हैं तो आपको फॉरेस्ट नहीं दिख रहा। मतलब आपकी सोच कैसी है, बहुत ही छोटी है, आप बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, मिस द बिगर पिक्चर। मतलब आप बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, आप सिर्फ अपने आसपास की चीजें ही देख रहे हो, आप एक बबल में रह रहे हो, लिव इन अ बबल। आप सिर्फ अपने ही बबल में रह रहे हो, आपको बाहर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपका जो विजन है वो टनल विजन है, मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही छोटा है, आप आगे की बातें सोच ही नहीं पा रहे। तो मीन्स आपकी सोच, अरे एक और वर्ड हमने किया था याद है, मायोपिक। मायोपिक, मायोपिया एक आंखों की बीमारी, आंखों की प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको दूर का नहीं दिखता है। तो अगर आपकी सोच मायोपिक है, इसका मतलब है आप दूर का देख ही नहीं पा रहे हो, आप कैसे हो, शॉर्ट साइटेड हो, आपके अंदर फोरसाइट की कमी है, मतलब आप दूर का कुछ देख ही नहीं, बहुत छोटी सोच रहे। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज इनकोएशन। इनकोएशन का मतलब क्या है, कोई चीज क्या हो रही है, शुरू हो रही है, लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउ। टू द बिगिनिंग और इनिशियल स्टेज ऑफ समथिंग, तो किसी चीज की इनिशियल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इनकोएशन बोलते हैं। जेनेसिस शुरुआत, कमेंसमेंट शुरुआत, इंसिपियंस शुरुआत, ऑनसेट हो रहा है उस चीज, शुरुआत हो रही है। डॉन, डॉन क्या होता है, भोर, जब सनराइज करता है तो डॉन, तो डॉन मीन्स भोर, भोर मीन्स शुरुआत। एंटोनिम्स कल्मिनेशन, एंड हो गया, फिनाले, फाइनल नहीं है, फिनाले है, फिनाले नाउन होता है, फाइनल एडजेक्टिव होता है। फिनाले मीन्स लास्ट, कंप्लीशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, मतलब लास्ट में पहुंच गए। सेसेशन हो गया, सेसेशन मीन्स खत्म हो गई वो चीज, आखिरी में आ गई। तो जो शुरुआत हो रही है क्वांटम कंप्यूटिंग की, वो वादा करती है कि वो बदल देगी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो जो शुरुआत हो रही है वो क्या करेगी, बदलेगी। अच्छा, कोई चीज अभी नई नई है, अभी अभी शुरू ही हुई है, तो आप उस चीज को क्या बोलते हो, कि वो चीज कैसी है, अभी अभी डेवलप ही हो रही है, तो इनकोएट है। क्या है वो चीज, नेसेंट है, फ्लेजलिंग है, फ्लेज फ्लेजलिंग है, बडिंग है, डेवलपिंग है,
इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज़ अभी नई नई डेवलप हो रही है, रूडिमेंट्री है, राइट, अभी नई नई डेवलप हो रही है। एम्ब्रियोनिक है, एम्ब्रियोनिक मीन्स अभी बिल्कुल नई नहीं है, अभी एम्ब्रियो ही है, उसका मतलब बिल्कुल नई नहीं है, इमर्जिंग है। डेवलपिंग लिख लिया, डेवलपिंग एक वर्ड होता है इवॉल्विंग, कोई चीज इवॉल्व कर रही है इसका मतलब क्या है कि वो अभी नई नई बन रही, इंसिपियंट है, राइट, नई नई बन रही। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव, सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव। मैम जर्मिनेटिंग है, हाँ जर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं, राइट, अभी बन रही। अच्छा, इसका एक बड़ा प्यारा ईडियम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, निप इन द बड। अगर आपने किसी चीज को उसके बड में ही निप कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया इन इट्स इनिशियल स्टेजेस, आपने उसको उसके इनिशियल स्टेजेस में ही क्या कर दिया है, तबाह कर दिया है, दैट मीन्स आपने उसको क्या कर दिया, निप कर दिया है बड में। वापस सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको बता ही दिया, एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज टिंकर करना। टिंकर करने का मतलब क्या, चीज़ों को ठीक कर रहे हो, आप उसमें छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स कर रहे हो जिससे कि वो चीज़ ठीक हो जाए, टिंकर। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। टू मेक स्मॉल रिपेयर्स, आप छोटे छोटे क्या कर रहे हो, रिपेयर्स कर रहे हो, एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो। तो एडजस्ट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। एक रिपेयर का वर्ड होता है रिवैम्प करना। रिवैम्प करने का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा ठीक कर रहे हो। फिर एक होता है ओवरहॉल करना। ओवरहॉल करने का मतलब भी क्या है, आप उस चीज को पूरा ठीक कर रहे हो। एंटोनिम्स आपने निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, डैमेज कर दिया। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक बहुत बार एरर का क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना, टिंकर के साथ जो प्रेपोजिशन आता है ना, वो विद आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरर क्वेश्चन। टिंकर ओल्ड मशीन्स लिख देंगे और पूछेंगे क्या एरर है, तो टिंकर ओल्ड मशीन्स नहीं होता है, टिंकर विद ओल्ड मशीन होता है। तो हमेशा टिंकर के साथ आप क्या लगाते हो, विद लगाते हो। तो उसको अच्छा लगता है पुरानी मशीनों के साथ टिंकर करना अपने स्पेयर टाइम में, मतलब अपने खाली टाइम में उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो मशीन्स को क्या करे, रिपेयर करे, ठीक करे। टैम्पर करना भी बोल सकते हैं, टैम्पर करना इज ऑल्सो व्हाट, कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, ठीक कर। अच्छा, टिंकर करने का मतलब क्या हो सकता है, फाइन ट्यून करना। फाइन ट्यून कर रहे हो मतलब आप ठीक कर रहे हो, चीज़ों को क्या कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो। वर्क आउट द किंग्स। वर्क आउट द किंग्स का मतलब क्या होता है, किंग का मतलब होता है डिफेक्ट। आप क्या कर रहे हो, डिफेक्ट्स को हटा रहे हो, तो कोई भी डिफेक्ट्स है उनको हटा रहे हो। आयरन आउट द रिंकल्स, जब प्रेस करते हैं तो जहां पे रिंकल आ रखा होता है, जहाँ पे रिंकल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे मुड़ा हुआ सा होता है मतलब कपड़ा, तो उसको आयरन प्रेस से ठीक कर देते हो। तो आयरन आउट द रिंकल्स का मतलब भी क्या है कि आप चीज़ों को ठीक कर रहे हो, रिजॉल्व इश्यूज, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप क्या कर रहे हो, उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हो, पैच अप कर रहे हो, पैच थिंग्स अप। इसका मतलब भी क्या हो गया, जितने भी आपके अंदर के प्रॉब्लम चल रही, इश्यूज चल रहे हैं, उनको आप ठीक कर रहे हो। तो इन सबका मीनिंग होता है चीज़ों को ठीक कर। चीज़ों को ठीक करने को क्या बोलते हैं, मेंड करना। मेंड का मतलब क्या है, सुधार लो। एक बड़ा प्यारी कहावत है, अपने आप को सुधार लो नहीं तो जिंदगी तो सुधार ही देगी। मेंड योर सेल्फ, अदरवाइज लाइफ विल मेंड यू। अपने आप को सुधार लो नहीं तो जिंदगी तो आपको सुधार ही देगी। हर किसी को सुधरना होता है, जो अभी नहीं सुधरेगा वो 5 साल बाद सुधरेगा, अभी 10 साल बाद सुधरेगा, बट सुधरना तो पड़ेगा ही। तो अभी सुधार लो तो अच्छा है, नहीं तो जिंदगी तो सुधार ही देती है हर किसी। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज इंडेलिबल। इंडेलिबल मीन्स जिस चीज को आप मिटा नहीं सकते। लास्ट में आई बी एल ई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो इम्पॉसिबल टू इरेज, फॉरगेट और रिमूव, जिस चीज को आप मिटा नहीं सकते वो चीज चलती रहेगी। इम्पेरिशेबल है, इनरेजेबल है, मतलब वो चीज मिट नहीं सकती। एंटोनिम्स, फ्लीटिंग है, क्षण भर की है बस। एवरनेसेंट है, क्षण भर की है। टेम्पररी है, क्षण भर की है, मतलब वो चीज कब चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो साइंटिस्ट की इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग मीन्स इनोवेटिव, साइंटिस्ट की इतनी इनोवेटिव डिस्कवरी हुई जिसका इनइरेजेबल मार्क पड़ गया मॉडर्न मेडिसिन में, मतलब वो चीज़ अब कोई भी इंसान भूल नहीं सकता, इस तरीके का मार्क पड़ चुका है। मतलब वो क्या हो चुकी है, एच्ड इनटू मेमोरी। एच्ड इनटू मेमोरी का मतलब क्या है, मेमोरी में छप चुकी है, अब नहीं हट सकती। कार्व्ड इन स्टोन, स्टोन में कार्व हो चुकी, मतलब मेमोरी में हट।
जा चुकी है, अब वो चीज नहीं है। इंडेलिबल। आखिरी वर्ड है अगास्ट। अगास्ट का मतलब क्या है कि आप, ये क्या हो गया, अचानक से आप शॉक्ड हो गए, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो अगास्ट, मतलब आप बहुत ज्यादा क्या हो चुके हो, शॉक्ड हो चुके। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, फिल्ड विद शॉक, हॉरर और अमेजमेंट, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके, शॉक्ड हो, अपॉल्ड हो, हॉरिफाइड हो। ये अचानक से हुआ तो हुआ क्या, मतलब ये थोड़ा सा ना नेगेटिव टोन का शब्द ज्यादा होता है, ये पॉजिटिव टोन का नहीं होता, मतलब आपको अचानक से हो गया, ये हो क्या गया यार। एंटोनिम शांत हो। शांत का वर्ड क्या होता है, अनपेट्रब्ड, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांत इज व्हाट, जो इंसान शांत होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेसिड होता है, एकदम शांत। अनमूव्ड हो, अनकंसर्न्ड हो, अनरफल्ड हो, कुछ नहीं हुआ, एकदम चिल्ड हो, चिलैक्स्ड हो। तो वो एकदम हैरान हो गई जब उसने वो न्यूज़ सुनी, तो एकदम वो क्या हो गई, अघास्ट हो गई, मतलब एकदम शॉक्ड हो गई, ये हुआ तो हुआ क्या। जंप आउट ऑफ वन स्किन भी कह सकते हैं, वो इंसान एकदम शॉक्ड हो जाता है तो क्या हो जाता है, जंप आउट ऑफ वन स्किन। ये हुआ क्या, बी स्ट्रक डम्ब, एकदम क्या हो गया, एकदम शॉक्ड हो गया, ये हुआ क्या। और ये अगास्ट नेगेटिव टोन का वर्ड था, मतलब आप खराब वे में शॉक्ड हुए हो कि कुछ बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, एवरीवन, यस और नो माय चैंपियन। चलिए आ जाते हैं आर्टिकल पे, अवेकनिंग फ्रॉम इनएक्शन, एक्शन नहीं किया तो उससे जागना। आज की कहानी किसकी है, रेयांश की है। रेयांश बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट था, मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट था, उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन आलसी था, लगातार उसका आलस्य उसको पीछे छोड़ रहा था। हर न्यू शुरुआत जो होती थी उसकी लाइफ में, उसको ऐसा लगता था कि शुरू तो हो गया, इनक्वेशन मीन्स बिगिनिंग, सक्सेस शुरू तो हो गई, लेकिन वो मेहनत नहीं करता था, उसके बाद लगातार एफर्ट नहीं लगाता था, शुरू कर देता था बट बीच में छोड़ देता था। उसका टैलेंट ने एक बहुत ही इनडेलेबल, इनडेलेबल मीन्स इनइरेजेबल इंप्रेशन तो डाल दिया टीचर्स में, वो टैलेंटेड तो बहुत था, लेकिन उनको ऐसा लगता था टीचर्स को कि उसकी जो पोटेंशियल है, उसका जो कैपेसिटी है वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता था, वो आलसी बहुत था। मेहनत करने की जगह रियांश क्या करता था, टिंकर करता था। टिंकर का मतलब वैसे क्या था, रिपेयर करना, यहाँ पे टिंकर का मतलब क्या है, वो टाइम वेस्ट करता था। किस चीज में टाइम वेस्ट करता था, अनइम्पॉर्टेंट चीजों में, घंटों घंटों वेस्ट कर देता था। ट्रिवियल, ट्रिवियल मीन्स इनसिग्निफिकेंट, मामूली सी एक्टिविटीज जिनकी कोई वैल्यू नहीं। उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही गंदा था, मैलाड्रॉइड मीन्स बहुत ही गंदा, क्लमसी, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कामों को भी बड़े बड़े डिफिकल्ट चैलेंजेस में कन्वर्ट कर देता था। बाकी लोगों को जब वो सक्सेसफुल होते हुए देखता था तो उसको बहुत इनविडियसनेस होता था। इनविडियसनेस मतलब उसको बहुत गंदा फील होता था, उसको बहुत नाराजगी होती थी, रिसेंटमेंट। वो उनके अचीवमेंट्स को लेके बहुत जेलस फील करता था। एनवी का मतलब क्या होता है कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। जेलसी का मतलब होता है उसके पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है। तो जेलसी मीन्स उसके पास क्यों है, और एनवी मीन्स मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो सीखता नहीं था उनसे। कुछ लोग तो धोखा भी दे देते थे, शिशानरी मीन्स ट्रिकरी, धोखा भी देते थे आगे बढ़ने के लिए, बट रियांश को पता था कि शॉर्टकट से कभी सक्सेस नहीं मिलती। उसका माइंडसेट बहुत छोटा था, नैरो था, पैरोकियल मीन्स नैरो था। इसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाता था अपने कंफर्ट जोन के बाहर। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा, विटनेस मीन्स देखा, ब्रेव्यूरिया मीन्स बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब परफॉर्मेंस देखा उसने एक यंग एंटरप्रेन्योर के द्वारा, जो डिटर्मिनेशन की वजह से उठ गया। शेयर मीन्स एब्सोल्यूट। रियांश बहुत शॉक्ड हो गया, अगास में शॉक्ड हो गया, रियलाइज करके कि उसने कितना टाइम वेस्ट कर दिया यार, और बाकी लोग तो अपने सपनों को पूरा भी कर चुके हैं, वो सिर्फ टाइम ही वेस्ट किए जा रहा है। वो मोमेंट ने उसको चेंज कर दिया। उसको समझ में आया कि लेजीनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप काम नहीं कर रहे हो, लेजीनेस आपके सपनों को चुरा लेता है। उस दिन से रियांश ने चीज़ों को डिले करना बंद किया, प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स डिले करना, और लगातार मेहनत करी, और उसने डिस्कवर किया कि ग्रोथ उन्हीं की होती है जो एक्शन कर। तो बेसिकली क्या था, टैलेंट हो सकता है, लेकिन टैलेंट से रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत ही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो सक्सेसफुल होने की सिर्फ एक ही चाबी है, वो है लगातार एफर्ट।
लगातार मेहनत करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओ, और कोई तरीका नहीं है सक्सेसफुल। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? ये सारे के सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। ये आपको यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे एक फोल्डर बन गया है एडिटोरियल पीडीएफ्स का, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाए। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। डेलिंक्वेंट कौन होता है? जो इंसान अपना काम नहीं करता है समय पे, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? डेलिंक्वेंट। बहुत बार वर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। जो अपना काम नहीं कर रहा है, जिसने कुछ गलती करी है। तो जो स्टूडेंट था वो अपना काम नहीं कर रहा था और अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहा। हाईब्राउ, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान को क्या बोलते हैं? हाईब्राउ। तो वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लिटरेचर पढ़ती है, बहुत नॉलेज वाली लिटरेचर पढ़ती है और क्लासिक म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में जाती है। पेंचेंट, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर। तो पेंचेंट मीन्स आपका झुकाव है उस चीज की तरफ, आपकी क्या है? प्रोक्लिविटी है, इंक्लिनेशन है, आपका क्या है? झुकाव है उस चीज की तरफ। स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और इंक्लिनेशन टुवर्ड समथिंग, झुकाव। तो उसका झुकाव किस चीज की तरफ है कि वो अलग अलग कंट्री से रेयर पॉइंट्स कलेक्ट करते। स्लैकन कर देना, ढील छोड़ देना, मतलब वो ढीला पड़ गया है, मतलब उसकी एक्टिविटी कम हो गई है, ढीला पड़ गया है, स्लैकन। तो जो स्पीड थी काम की वो ढीली पड़ गई जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। फ्रेजल वर्ब्स, टर्न अवे, मना कर दिया आपने। व्हाई डिड यू टर्न देम अवे, मतलब रिफ्यूज टू डील विद, मना कर दिया, सर्विस देने से मना कर दिया, टर्न अवे। टर्न अराउंड, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। टर्न डाउन, रिजेक्ट कर दिया आपने ऑफर, तुमने उसका ऑफर टर्न डाउन क्यों कर दिया, रिजेक्ट क्यों कर दिया। टर्न इन, सबमिट कर देना, कल तुम्हें प्रोजेक्ट को टर्न इन करना है, सबमिट करना है। टर्न अप, कितने लोग आए, हाउ मेनी पीपल टर्न अप एट द इवेंट, कितने लोग टर्न अप हुए, कितने लोग आए। टर्न ऑफ, बंद कर दो यार। ये टर्न ऑफ का मतलब मूड खराब करना भी होता है। व्हाई डिड यू टर्न हिम ऑफ, तुमने उसका मूड क्यों खराब कर दिया। अच्छा, इवेंट से याद है, सभी को पता है ना प्रयागराज वाले इवेंट के बारे में। तो नेक्स्ट सैटरडे, दैट इज 27th of June, तो आई एम कमिंग टू प्रयागराज। तो आई होप सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं प्रयागराज इवेंट के लिए। 27 जून 10 बजे। मैम लोकेशन क्या है? AMA, आमा कन्वेंशन सेंटर, प्रयागराज। तो जितने भी लोग प्रयागराज आ सकते हैं, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, सभी लोग इनवाइटेड हैं। हाँ, फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर देना जिससे कि हम आप लोगों के लिए अरेंजमेंट्स कर ले। चलिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। डोंट गिव अप द डे जॉब, है ना, मतलब चलो ठीक है तुमको सिंगिंग करना पसंद है, बट सिंगिंग को टैलेंट को एक करियर बनाने के लिए जो अभी काम करते हो उसको मत छोड़ो। मीन्स अभी तुम सिंगिंग में उतने अच्छे नहीं हुए हो कि तुम अपना काम वाम सब छोड़ के सिंगिंग करने लग जाओ। मीन्स यू आर नॉट वेरी गुड एट इट राइट नाउ, तो डोंट गिव अप द डे जॉब। उसके लिए अपनी डे जॉब मत छोड़ो। मीन्स अभी तुम्हें उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। गिव समवन देयर कार्ड्स, मतलब मैंने तुम्हें क्या कर दिया? जॉब से निकाल दिया, डिसमिस कर दिया जॉब से। क्या दे दिए? वॉकिंग पेपर्स दे दिए। गिव वॉकिंग पेपर्स, या फिर क्या दे दी? पिंक स्लिप दे दी। क्या कर दिया? ले ऑफ कर दिया, सैक कर दिया। इन सब का मीनिंग क्या होता है? जॉब से निकल। ऑन द लाइन, बिल्कुल लाइन पे हो, मतलब बहुत खतरे पे सिचुएशन पे हो, इस तरफ खतरा है, एकदम रिस्क पे हो। गार्डनिंग लीव, गार्डनिंग लीव का मतलब क्या होता है कि आप काम तो नहीं कर रहे हो लेकिन आप उनकी लिस्ट में हो, मतलब आपको निकाला नहीं गया है, आप अभी भी एम्प्लॉय हो, हालांकि अभी आपने थोड़ा बहुत का ब्रेक ले लिया है। गार्डनिंग लीव। गिव अवे द स्टोर, इसका मतलब क्या? आपने इतना डिस्काउंट दे दिया कि पूरा का पूरा स्टोर ही फ्री में दे दिया, सारा का सारा सामान ही फ्री में दे दिया, मतलब बहुत डिस्काउंट दे दिया। गिव एक्सेसिव कंसेशन, बहुत डिस्काउंट दे दिया, बहुत छूट दे दी। गिव अवे द स्टोर। ये स्टोरी आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे, यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे आप सभी को ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा। चलिए, आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं,
तो जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। 6000 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी थम्स अप दे देंगे, क्योंकि मैं मजा आ गया वोकैबुलरी पढ़ के। इनोवेट, या तो कुछ नया कर लो या फिर तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हें कोई खा जाएगा। इंडिया की बात करने वाले हैं या और एक इनोवेटिव इकोसिस्टम की बात करने वाले हैं, इनोवेटिव एनवायरनमेंट की बात करने। इनोवेटिव मीन्स कुछ नया करो। तो ऑथर ने इंडिया को लेके बोला कि इंडिया नया कर लो कुछ, नहीं तो तुम खत्म हो जाओ। चलिए, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। देयर इज नो क्वेश्चन, देखो इस बात पे ना कोई सवाल नहीं है, दैट इंडियन प्रोफेशनल्स के, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, आर केपेबल ऑफ, वो क्या है, सक्षम है, ऑफ पाथ ब्रेकिंग। पाथ ब्रेकिंग मीन्स एकदम नया, ऐसा जो रास्ते तोड़ दे, मतलब बिल्कुल नया एकदम। पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन के लिए इसको ग्राउंड ब्रेकिंग भी बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही बढ़िया इनोवेशन के केपेबल तो हैं हमारे लोग, बहुत सक्षम है। एज एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, जैसा कि प्रूफ हुआ, सामने आया, प्रूव्ड बाय द स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, कि इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है इंडियंस का और इंडियन ऑरिजिन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लीडर्स का, मतलब इंडियन लीडर्स हैं या फिर इंडियन ऑरिजिन के लीडर्स हैं। तो इंडियन एग्जीक्यूटिव जो हैं, इंडियन लोग जो हैं, उन्होंने डिस्प्ले किया है, उन्होंने शो किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। मतलब इंडियंस के पास इतना ज्यादा टैलेंट होता है, मैनेजरियल काम में भी, मैनेजमेंट में भी और टेक्निकल काम में भी। और वो सारा का सारा काम आज बनाता है और आगे बढ़ाता है कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस को। और ये ही जो कि फोरफ्रंट पे हैं, जो सबसे आगे हैं दुनिया भर की इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट इंजन। तो ऑथर ने क्या बोला कि इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंडियंस के पास टैलेंट नहीं है। आज भी आप अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे जो सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में, उनको लीड करने वाले इंडियंस हैं, उनको लीड करने वाले इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो इंडियंस के पास बहुत टैलेंट है। भारत इनोवेट्स 2026, तो ये जो है एक इवेंट हुआ जो कि नाइस में हुआ, फ्रांस में एक जगह है, जिसको सपोर्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इस इवेंट ने दिखाया है कि इनमें से बहुत सारे इनोवेशंस इंडिया में पॉसिबल है, इंडिया में हो सकते हैं। एंड दैट पेशेंट इंक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स जो है उनका इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है कि उनको डेवलप किया जाए। तो जहां पे किसी चीज को डेवलप किया जाता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। तो हमें स्टार्टअप्स को डेवलप करना होगा सब्र रख के, इन की मीन्स इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरियाज में। तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरियाज में हैं, उनको डेवलप करने से क्या होगा, कैन लीड टू, अगर हम उनको डेवलप करवाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स आएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव होंगे, जो कि मैच कर रहे होंगे बेस्ट इन क्लास ग्लोबली, मतलब दुनिया भर में बेस्टों से वो मैच कर रहे। इंडिया का जो पोटेंशियल है, इंडिया की जो कैपेसिटी है कि हम एक ग्लोबल होम बन सकते हैं, दुनिया का घर बन सकते हैं इनोवेशन के लिए, मतलब दुनिया भर की इनोवेशन हम अपने यहाँ कर सकते हैं। ये जो इंडिया का पोटेंशियल है सच में है, एक्चुअल में इंडिया इतनी केपेबल है, स्पेशली विद द काइंड ऑफ मिडिल पावर कोलैबोरेशन। और किस तरीके से कि जो मिडिल पावर कोलैबोरेशन हुआ, तो इंडिया और फ्रांस दोनों को मिडिल पावर बोला जाता है। तो ये दोनों जब मिलके काम कर रहे हैं, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने एडवोकेट किया, सपोर्ट किया इवेंट में, तो अब जो इंडिया और फ्रांस मिलके काम कर रहे हैं, तो इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है इनोवेशन लाने का।
और फ्रांस में एक इवेंट भी हुआ नाइस में, जहां पे जिस इवेंट का नाम भी रखा गया कि भारत इनोवेट्स। तो इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, इंडिया इस तरीके से काम कर सकता है कि दुनिया भर का इनोवेशन इंडिया में हो जाए। इंडिया के लोग इतने केपेबल हैं। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? द इनोवेशन क्वेश्चन, जो इनोवेशन का सवाल है, इज की टू मीन्स इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है टू प्रोसेसिंग द आफ्टर मैथ ऑफ एंथ्रोपिक्स मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल्स। तो जो इनोवेशन का सवाल है वो बहुत जरूरी है, किस चीज को प्रोसेस करने में, किस चीज को समझने में, द आफ्टर मैथ मीन्स बाद में, किस चीज को, कि जो एंथ्रोपिक कोई कंपनी का नाम होगा, उसके सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स जो है क्लॉड, माइथोस एंड फेबल, तो इन दोनों मॉडल्स को बैन कर दिया गया है नॉन अमेरिकन के लिए। तो नॉन अमेरिकन के लिए इन दोनों मॉडल को बैन किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल एआई मॉडल है एंथ्रोपिक के। तो ये एक ऐसा कदम है जिसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडियन यूजर्स को। कैन इमेजिन कि वहां के लोगों ने क्या किया, अपने मॉडल्स को बैन कर दिया कि नॉन अमेरिकन यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज क्या है, इंडियंस को बहुत अफेक्ट कर रही है कि हम उन मॉडल्स को यूज क्यों नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। परहैप्स मीन्स शायद, मे बी, इट इज नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है टू ब्रूट फोर्स फ्रंटियर एआई। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है कि हम एक तरीके से वैसे ब्रूट फोर्स का मतलब अटैक करना होता है, यहाँ पे ब्रूट फोर्स का मतलब है कि अभी इतना पॉसिबल तो नहीं है कि हम तुरंत की तुरंत इस फील्ड में इतने आगे आ जाए, या फिर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में तुरंत की तुरंत इतनी जल्दी आगे आ जाए। तो अभी इंडिया के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि एआई में बाकी कंट्रीज इतनी आगे हैं, हम तुरंत की तुरंत इतनी आगे आ जाएंगे, या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बाकी कंट्रीज इतनी आगे हैं, हम तुरंत की तुरंत इतनी आगे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, इतना पैसा लगेगा एक सिंगल प्लेयर को भी, अगर वो इंक्रीमेंटल एडवांस करना चाहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है इन फील्ड्स में। तो इन फील्ड्स में धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए भी इतना पैसा लगेगा, तो एक सिंगल प्लेयर को भी। तो इंडिया के लिए अभी इतना पॉसिबल नहीं कि हम तुरंत आगे आ जाए। बिकमिंग एन एआई डिप्लॉयमेंट सुपर पावर, हम एक क्या कर रहे हैं, एआई डिप्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, यूज। तो हम एक सुपर पावर बन रहे हैं, एआई को बहुत यूज किया जा रहा है। एज मेनी टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकर्स भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं। मे ऑल्सो बी अ परस्यूट, ये भी हमारी कोशिश हो सकती है, ऑफ अ लूजिंग बैटल, हम एक बैटल हार रहे हैं, हम एआई में इतने आगे नहीं है डेवलपमेंट में, कोई बात नहीं, हम डेवलपमेंट में इतने आगे नहीं है, तो हम डिप्लॉयमेंट में तो आगे हो सकते हैं ना। हम एआई को इतना डेवलप नहीं कर पा रहे, बट हम एआई को यूज तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से हमारा एक मकसद हो सकता है, एक ऐसी बैटल का जिसको हम हार रहे हैं। इंडिया आफ्टर ऑल इज नॉट अलोन, इंडिया अकेला नहीं है जो क्या चाह रहा है, नॉलेज इकोनॉमी एफिशिएंसी चाह रहा है एआई से। तो इंडिया अकेला नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या चाह रहा है कि मतलब वो नॉलेज इकोनॉमी एफिशिएंसीज का मतलब है कि अपनी इकोनॉमी को और अच्छा कर सके। बट द फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत सारी, नंदरलेस मींस इसके बावजूद भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज वास्ट है, ह्यूज है। क्या क्या ह्यूज है?
डीप टेक इन एरियाज, तो देखो हम एआई में तो बहुत ज्यादा नहीं आगे बढ़ सकते डेवलपमेंट में, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा अभी आगे नहीं बढ़ सकते तुरंत, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन और भी तो अपॉर्चुनिटीज है ना इंडिया के पास, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष का एक्सप्लोरेशन, डिफेंस में हम आगे बढ़ सकते हैं, हम मटेरियल साइंसेस में आगे बढ़ सकते हैं। ये अभी भी ओपन कॉन्टेस्ट है, ये अभी भी ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो हम इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। फॉर इंडिया टू परस्यू इनोवेशन, अगर इंडिया को इनोवेशन चाहिए तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। पहली चीज क्या है कि इंडिया एक बहुत ही स्टेबल कंट्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रूल्स रेगुलेशंस बार बार चेंज हो रहे हैं, नहीं, इंडिया एक स्टेबल कंट्री होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होम होना चाहिए कि लोग इंडिया में ही रहना पसंद करें, कैपिटल के लिए भी पैसा भी इंडिया में आए और टैलेंट भी इंडिया से बाहर ना जाए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया की कि इंडिया में लोग टैलेंटेड लोग होते हैं वो बाहर कंट्रीज में जाके काम करने लग जाते हैं, उनको सर्व करना शुरू हो जाता है। तो इंडिया को अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा अपने टैलेंट के लिए, इंडिया को अट्रैक्टिव पढ़ना पड़ेगा कैपिटल के लिए कि पैसा भी बाहर से इंडिया में आए, लोग इन्वेस्ट करें इंडिया में और हमारा टैलेंट भी हमारे पास ही रहे, तब जाके इंडिया जो है इनोवेट कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, फॉर द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स पहले वाले के लिए, पहला वाला क्या था, पहला वाला था कि कैपिटल कैसे आएगा इंडिया में, इंडिया में पैसा कैसे आएगा, लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई कैसे आएगा इंडिया में, तो उसके लिए जो स्वैश बकलिंग का मीनिंग होता है फियरलेस, रेंट सीकिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं ही इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करूंगा, मैं ही पैसा कमाऊंगा, इस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं रेंट सीकिंग, कि आप अपना टेक्नोलॉजी अपना प्रोडक्ट्स आगे नहीं पास ऑन करना चाहते, आप उससे पैसा कमाना चाहते हो। तो जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोचती है कि हमने टेक्नोलॉजी बनाई है तो हम ही इस चीज को, हम ही ऐसी पॉलिसीज बनवाएंगे कि जिससे कि हम ही पैसा कमाएं, तो इन सब चीजों को हमें रेन इन करना होगा, रेन इन मीन्स कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि जो इनोवेटर्स हैं वो डरे ना सक्सेस से इंडियन सॉइल, मतलब इनोवेटर्स इंडियन सॉइल पे ही सक्सेस पाए, तो हमें इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। वेंचर कैपिटल जो पैसा बाहर के लोग लगाएंगे, बाहर की कंपनीज लगाएंगी, वो एक ऐसी पोजीशन में होने चाहिए कि वो इवेलुएट कर सके। तो जो लोग पैसा लगाते हैं, फंडिंग करते हैं, वो एक्सप्लोरेटरी, मतलब उनको बहुत ही क्लियर एंड कटिंग एज हाई टेक्नोलॉजी की पिचेस मिलनी चाहिए, कि मतलब कोई इंसान अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो, और ये सारी की सारी चीजें ऑन द सेम फुटिंग, सेम लेवल पे होनी चाहिए जैसा कि अदर कंट्रीज में होती है, सेम फुटिंग में सेम लेवल पे। टैक्स पॉलिसीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, टैक्स पॉलिसीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी पैसा आएगा इंडिया में, एंड प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए कि क्या होने वाला है। अब इंडिया को अगर टैलेंट को रोक के रखना है कि हमारा टैलेंट बाहर ना जाए या फिर बाहर का टैलेंट भी इंडिया में आए, तो क्या रिक्वायर्ड है, बहुत सिंपल, कि टॉप टैलेंट, जो टॉप टैलेंट है, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको अपना फ्यूचर इंडिया में दिखना चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो डेड एंड में आ गए हैं, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, उनका पोटेंशियल यहाँ पे यूज ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो लाइफ दे फील ग्रीनर पास्चर्स में अफोर्ड देम, ग्रीनर पास्चर्स में अफोर्ड देम का मतलब क्या है, ऐसे बोलते हैं ना, दूसरे की थाली में हमेशा घी लगता है, लाइफ इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब इंडिया में रह के लगता है यूएस में लाइफ कितनी बढ़िया होगी, तो जो उनको लग रहा है कि ग्रीनर पास्चर्स मतलब दूसरी कंट्रीज में जो लाइफ बढ़िया है, वो लाइफ उनको इंडिया में ही मिलनी चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए
सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को पब्लिक गुड्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा, लोगों को क्लीन हवा देनी पड़ेगी, खूब सारा ग्रीन स्पेस देना पड़ेगा, अफोर्डेबल और विश्वसनीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। इन सब चीजों में सरकार को काम करना पड़ेगा। यही चीजें हैं जो वापस लोग आते हैं वो मिस करते हैं। कोई इंसान बाहर यूएस में रहने गया था, वापस इंडिया में आया तो वो यही चीजें मिस करता है कि मुझे ग्रीनरी नहीं मिल रही, मुझे हवा साफ नहीं मिल रही, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, मुझे रोड्स अच्छी नहीं मिल रही। तो इन सब चीजों पे सरकार को काम करना पड़ेगा। सम ऑफ इंडिया की कुछ बहुत ही पुरानी और बहुत ही जिद्दी प्रॉब्लम्स हैं, वही रास्ते में है, तभी इंडिया जो है इनोवेटिव इकोसिस्टम नहीं बन पाता। इंडिया के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन इंडिया अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स, इनोवेशन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है। हमारा टैलेंट बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि इंडिया में उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो उसे बाहर मिलनी चाहिए। सरकार को उसे वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया में देनी है। द गुड न्यूज़ इज, अच्छी न्यूज़ ये है कि इन प्रॉब्लम्स को पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए, सरकार का के एक्शंस चाहिए, ना कि कोई बहुत अमाउंट चाहिए, कोई रिस्क कैपिटल चाहिए। रिस्क कैपिटल नहीं चाहिए इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों को सरकार कर सकती है, आराम से कर सकती है। सरकार को इन चीज़ों के ऊपर अपना क्या करना होगा, अपना एक्शन लेना होगा। समझ आया पैसेज सभी को? अच्छा पैसेज था, बस ब्यूटीफुल पैसेज, और इस तरह के पैसेजेस आपके एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं। चलिए आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए देखते हैं कौन सा ईडियम है जो बेस्ट कन्वे कर रहा है कि ऑथर का व्यू क्या है इंडिया के इनोवेशन पोटेंशियल को लेके। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मतलब टनल के एंड पे लाइट है, मतलब उम्मीद है, उम्मीद तो है। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब आप उस प्रॉब्लम को डील करो जब वो प्रॉब्लम आपके सामने आती है। तो ऑथर ने कहीं कुछ ऐसा बोला कि आप उस प्रॉब्लम को डील करो जब वो प्रॉब्लम आपके सामने आती है। हाँ, तो ऑथर ने बोला कि प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम को डील करो, ये भी मैच कर रहा है थोड़ा बहुत। डेड इन द वाटर, मतलब अब कुछ हो ही नहीं सकता, खत्म हो गई है कंट्री, अब कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ऑथर की टोन ऐसी थी कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। थ्रो इन द टॉवल, गिव अप कर दो, हार मान लो। क्या ऑथर ने कहीं बोला हार मान लो। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ऑथर ने बोला कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। अ थॉर्न इन वन साइड, मतलब कुछ कुछ दिक्कतें तो हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं। थॉर्न इन वन साइड का मतलब क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हैं, तो प्रॉब्लम्स तो हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात की, यहाँ पे उम्मीद की बात करी, तो ए और सी दोनों आंसर हो गया। आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। ऑथर क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत सारी है, इंडिया अभी भी लीडरशिप स्टैब्लिश कर सकता है बहुत सारे सेक्टर्स में। हालांकि अभी एआई में तो लीडरशिप आने में प्रॉब्लम है, बट बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया अभी भी लीडरशिप ला सकता है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जो एआई के अलावा हैं वो अभी भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इंडिया को, सही बात है। इनोवेटिव प्रोस्पेक्ट्स अभी भी हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल रेसेस अभी मुश्किल हैं, लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि हम इनोवेशन कर सकते हैं। तो अभी कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां मुश्किल है इंडिया के लिए, बट फिर भी बाकी जगहों पे चांसेस हैं कि इंडिया इनोवेट कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ था कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया आगे आ सकता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ था इनोवेशन के चांसेस अभी भी हैं, हालांकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हम नहीं कर सकते, बट बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं। तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम था, तो आंसर वॉज डी, ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। भारत इनोवेट 2026 ने डेमोन्स्ट्रेट किया, शो किया कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इनोवेशन जो है इंडिया से आ सकती है अगर हमें अच्छे से सपोर्ट मिले तो। सही बात है, इंडिया इनोवेट कर सकता है। ऑथर को लगता है कि एआई की डिप्लॉयमेंट सुपर पावर जो है एक सक्सेसफुल, अनक्वेश्चनेबली सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। देखो एआई को हम डेवलपमेंट में तो हम आगे नहीं आ पा रहे, तो एआई का डेवलपमेंट तो हम उतना नहीं कर पा रहे, लेकिन हम एआई का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑथर ने ऐसा बोला था कि हम एआई का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, बट एक वर्ड जिसने गड़बड़ कर दिया वो है अनक्वेश्चनेबली। अनक्वेश्चनेबली का मतलब क्या, कोई डाउट ही नहीं है, सर्टेनली। तो जब भी इस तरह के वर्ड्स आपको दे रखे होते हैं ना, सर्टेनली, अनक्वेश्चनेबली, डेफिनेटली, गारंटीड, तो आपका आंसर, आपको बहुत केयरफुल होना होता है कि ऑथर ने उस बात को 100% बोला है या नहीं। तो ऑथर ने उस बात को 100% करके नहीं बोला है कि ये चीज होगी ही होगी, तो इस वर्ड ने घोटाला कर दिया, इसका मतलब ये आंसर नहीं। क्लियर टैक्सेशन पॉलिसीज को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जरूरी है इनोवेशन लाने के लिए। सही बात है, इनोवेशन लाने के लिए टैक्सेशन पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए, तभी कैपिटल आएगी कंट्री में और तभी इनोवेशन आएगी। तो ये बिल्कुल सही था, तो आंसर वॉज सी, बोथ ए एंड सी। हाँ, इन वर्ड्स को हम एक्सट्रीम वर्ड्स बोलते हैं और ये एक्सट्रीम वर्ड्स हमेशा घोटाला करते हैं। सोलली का मतलब क्या होता है, ओनली, एक्सक्लूसिवली, तो ये वर्ड्स हमारे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं। इनका मतलब होता है ऐसा होगा ही होगा, 100% गारंटी है। या फिर इन वर्ड्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ये। तो इन वर्ड्स को जब भी आप देखो हमेशा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाओ आंसर मार्क करने। अगला कौन सा कंक्लूजन हम पैसेज से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमारी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं जो इनोवेशन के लिए चैलेंज है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि आइडियाज की कमी है, आइडियाज बहुत है हमारे यहाँ, बट हमारे यहाँ पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है। सही बात है। क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टर्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कंट्रीज की एबिलिटी को, कि वो लोगों को रोक पा रहे हैं नहीं रोक पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इंडिया में लोग इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि वहां पे एयर अच्छी नहीं है, ग्रीन नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के भी फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंसान वहां रुकना चाहता है या नहीं रुकना चाहता। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को दिखाया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इनहेरेंटली मीन्स नेचुरली, डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल है, खतरनाक है। लोकल इनोवेशन के लिए नहीं। ऑथर ने बोला इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमको हेल्प करेगा, फ्रांस के साथ जो हमने कोलैबोरेशन किया ये हमको हेल्प करेगा, ये खतरनाक नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर वॉज बी, बोथ ए एंड बी। ए और बी आपके दोनों के दोनों आंसर्स हैं। अगले पे आ जाते हैं, अब हमें टोन बतानी है। प्रोग्नोस्टिक का मतलब होता है कि आगे क्या हो सकता है,
मतलब ऑथर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सही बात है, ऑथर प्रिडिक्ट तो कर रहे हैं आगे क्या हो सकता है, एनकरेज भी कर रहे हैं लोगों को कि इंडिया के अंदर बहुत टैलेंट है। सार्डोनिक ऑथर कोई मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, डेरिसिव मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं। कॉशनरी ऑथर बोल रहे हैं कि भाई केयरफुल हो जाए, इंडिया को केयरफुल होना पड़ेगा, चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, सही बात है। प्रिस्क्रिप्टिव ऑथर सजेशंस भी दे रहे हैं कि इंडिया को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। ए और सी दोनों की दोनों टोन्स हैं, तो आंसर इज सी, बोथ। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। चलिए, स्किमिंग करने से पहले अब हम पार्सिंग करेंगे। तो कुछ कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ और कुछ कुछ पार्सिंग करेंगे। तो मुझे बता सकते हैं यहाँ पे टू के आगे V1 प्लस ING क्यों लगा है, पहला क्वेश्चन मेरा। दूसरा, मुझे मूव का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। तीसरी चीज, मुझे मे वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, मे और बी वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है। रिमेन्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। चले, यहां से लेकर यहां तक हमको पार्सिंग करनी है। पार्सिंग का मतलब होता है सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। की टू वॉट, किस चीज की चाबी है। जब भी आपको वॉट का आंसर मिलता है, किस चीज का आंसर मिलता है, तो आप वहां पे नाउन लगाते हो। और वर्ब से नाउन बनाने का एक ही तरीका होता है, दैट इज V1 प्लस ING। तो किस चीज की चाबी है, मुझे वॉट का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ नाउन आएगा। और वर्ब से नाउन बनाने का एक ही तरीका होता है, V1 प्लस ING, इसलिए यहाँ पे V1 प्लस ING आएगा। मूव आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है, तो मूव आपका नाउन है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये तो देखो कॉमा कॉमा के बीच में है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कौन सी चीज हम चाहते हैं कि हम एक AI डिप्लॉयमेंट सुपर पावर बन जाए, तो यहाँ पे बिकमिंग सब्जेक्ट है। क्या बनना हमारी चाहत है, क्या हमारी चाहत है, एक सुपर पावर बनना हमारी चाहत है, तो बिकमिंग इज द सब्जेक्ट हियर। रिमेन्स का सब्जेक्ट फील्ड है, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फॉर प्रेपोजिशन हो गया, इंडिया नाउन हो गया, टू प्रेपोजिशन हो गया, परस्यू वर्ब हो गया, इनोवेशन नाउन हो गया, टू एडजेक्टिव हो गया, इंग्रेडिएंट्स नाउन हो गया, आर वर्ब हो गया, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया, इंडिया नाउन है, मस्ट वर्ब है, बीई वर्ब है, अ आर्टिकल है, स्टेबल एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, अट्रैक्टिव एडजेक्टिव है, स्टेबल होम नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, कैपिटल नाउन है, एंड कंजंक्शन है, टैलेंट नाउन। चलिए, आ जाते हैं स्किमिंग वाले आर्टिकल पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स लुक एट दिस पैसेज। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया इस केस में एक बेंच के द्वारा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। कोर्ट ने कंपनसेशन रिवाइज किया जो एक एक्सीडेंट के द्वारा के टाइम पे दिया जाता है। रेशमा की जो फैमिली थी, एक्सीडेंट की विक्टिम थी, उनको 2.42 का कंपनसेशन दिया गया और इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने इसको 8.43 लाख कर दिया। कोर्ट ने रिवाइज किया इसको 62.78 लाख। 30,000 रुपये पर मंथ की रेशमा की वैल्यू लगाई उन्होंने, क्योंकि जो सर्विस वो होम मेकर की तरह देती थी। ये जजमेंट सरप्राइजिंग नहीं है। इस केस में भी कोर्ट ने होम मेकर की सर्विसेज को 3000, इस केस में 3000 लगाया था, जो 2001 की बात है, वो बहुत कम था। इस केस में इकोनॉमिक वैल्यू को डिस्काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनपेड है या परफॉर्म बाय वुमेन है, इसलिए इसको अब ऐसा नहीं कि हटा दो। ऑफिशियल वैल्यू लेकिन उस समय बहुत कम थी। बेंच ने इस बार 30,000 पर मंथ लगा दिया है और ये लोएस्ट लिमिट है। उसने बोला कि और उसको हर 10% हम उसको बढ़ाएंगे, तो 30,000 की एक लेवल लगाया कोर्ट ने कि ये होम मेकर की वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, और इसको हर 3 साल में 10% बढ़ाया जाएगा और जहां पे भी वुमेन की सैलरी जो है उसको ऐड किया जाएगा। तो जजमेंट एक सैलरी या वेज एंटाइटलमेंट या ये सब नहीं दे रहा है। जजमेंट सिर्फ मैक्ट केसेस जब भी होंगे उस केस में कंपेंसेशन कैसे दिया जाएगा उसके कैलकुलेशन के लिए किया गया है। तो अभी वुमेन के काम को अंडर वैल्यू किया जाता है और जो सरकार ने बोला कि सोसाइटी की टेंडेंसी भी यही है कि वुमेन के काम को अंडर वैल्यू किया जाए, अब उस चीज़ को चेंज किया जा रहा है। अनपेड डोमेस्टिक लेबर और सप्रेस्ड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एक मेजर थीम है अभी के इकोनॉमिक्स में। होम मेकर्स जिनको मेंटेनेंस मिलता है इस एक्ट के अंदर, वो कहती हैं, जो होम मेकर्स हैं जिनको मेंटेनेंस एक्ट चाहिए, जुडिशियल रीजनिंग है उनके पास कि इकोनॉमिक वैल्यू को सपोर्ट किया जाए। मतलब बेसिकली ऑथर वही कह रहे हैं कि होम मेकर्स की भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है और उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। रूरल वुमेन जो हेल्प कर रही है इन सारे कामों में, उन्होंने भी कोर्ट की रीजनिंग को इन्वोक किया है कि उनको भी अपनी लेबर का काम का अमाउंट मिलना चाहिए। और अभी क्या माना जाता है कि फार्म में काम करना भी हाउस होल्ड वर्क में ही माना जाता है। तो जो वुमेन काम कर रही है फार्म्स में भी घर के अलावा, तो उनकी वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो एडिटिव रूल जो है अब हेल्प करेगा कि ऐसी लॉजिक को एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स में भी यूज़ किया जाएगा, वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट्स और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। आगे का लिटिगेशन, आगे जो केस चलेगा वो बताएगा कि जो मेल होम मेकर्स हैं क्या उनको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं। चलो फीमेल होम मेकर्स को तो ट्रीटमेंट मिल रहा है, अब जो मेल होम मेकर्स हैं, जो मेन है जो घर पे काम कर रहे हैं, क्या उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ आगे हमें देखने को मिलेगी। मोटर इंश्योरेंस एक बहुत ही छोटा सेगमेंट है बहुत सारे इंश्योरेंस के लिए और बहुत बड़ा इंक्रीज हो जाएगा क्लेम साइज में। इसको पहले से भी लगाया जाएगा, मतलब पहले जिन वुमेन के साथ वैसा हुआ उनको केस में भी लगाया जाएगा। तो अब कंपनीज जो है अपने मॉडल्स को इवेलुएट करेंगी और अब क्या करेंगी कि इनको लोक अदालत में ही सेटल कर लिया। तो शिशुपाल जजमेंट जो है एक सही स्टेप है जो इतने लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी उसका। तो समझते मोटर वाला एक्ट, ये पूरा पैसेज कह क्या रहा था, पूरा पैसेज क्या कह रहा था कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ये एक एक्ट है जिसका एक केस चल रहा था कि एक एक्सीडेंट हुआ वुमेन का, अब वो वुमेन घर का काम नहीं कर पाएगी तो कितना कंपेंसेशन देना चाहिए उस वुमेन। तो कोर्ट ने बोला कि इस वुमेन को 30,000 पर मंथ दिया जाए और एक होम मेकर की वैल्यू 30,000 पर मंथ लगाई कोर्ट ने क्योंकि वो होम मेकर थी। और कोर्ट ने ऐसा भी बोला कि हर 3 साल में इसको 10% बढ़ाया भी जाए। तो अब ये जो जजमेंट आया है बहुत बढ़िया जजमेंट आया है कोर्ट का और इस चीज़ को बाकी जगहों पे भी यूज़ किया जाए, इसी लॉजिक को बाकी केसेस में भी लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल वुमेन सेपरेट हो गई हैं या फिर मेल अगर होम मेकर हैं उनके केस में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये एक जजमेंट ऑथर ने बोला बहुत बढ़िया जजमेंट आया है। पहले एक जजमेंट आया था जिसमें होम मेकर की वैल्यू 2001 में 3,000 रुपीज़ लगाई गई थी जो कि बहुत ही कम थी होम मेकर की सर्विस। फिर एक और चीज़ क्या आई कि जो वुमेन घरों का भी सारा काम कर रही हैं और फार्म्स पे भी सारा काम कर रही हैं तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू और ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑथर ने अपने इस पैसेज में रखे। चलो, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल क्या था, उसने एक पेंशन स्कीम दी होम मेकर्स को, नहीं उसने एक वेज एंटाइटलमेंट दिया कि इनकी इतनी वेजेस होनी चाहिए, इनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं। हाँ, उसने कंपेंसेटरी बेंचमार्क बना दिया कि होम मेकर की अनपेड लेबर को आपको इवेलुएट करना है तो आपको 30,000 उसको मानना पड़ेगा। कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नहीं है, कोई जॉब, कोई वेज, कोई सैलरी नहीं है वो उनकी, लेकिन जब कंपेंसेशन के केस में यूज किया जाए तो इतना माना जाए।
उसने बोला सारी कंपनीज को, होम मेकर्स को कंपेंसेट करना पड़ेगा मार्केट वेज पे, नहीं। तो आंसर वॉज सी। सबसे सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो 30,000 रुपए की लोवेस्ट वैल्यू लगाई, 30,000 रुपए की जो सरकार ने जो वैल्यू सेट करी है, इससे सारे डिस्प्यूट सेटल हो गए, नहीं। इसने अनपेड डोमेस्टिक वर्क को भी रिकॉग्नाइज किया और साथ के साथ लीगल रीजनिंग भी होगी है। सही बात है कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क जो है, जो वुमेन घर का काम करती है, अब उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो 30,000 पर मंथ का तो कम से कम होता ही होता है। और अब और भी जगह पे इसी लॉजिक को यूज किया जाए। ये गारंटी कर रहा है कि इक्वल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा, नहीं। इसने डिस्टिंक्शन हटा दिया हाउस होल्ड वर्क और एग्रीकल्चरल लेबर में, नहीं। इसने एक तरीके से एक नाम दे दिया कि विमेन का अगर हाउस होल्ड वर्क है और अगर इसको कहीं पे भी हमें कंपेंसेट करना है या फिर इसकी कोई वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो वैल्यू 30,000 रुपीज पर मंथ है, ये कोर्ट ने बता दिया। तो अनपेड डोमेस्टिक वर्क को भी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। मैच द कॉलम्स फॉर ऑल। अबंडेंट, बहुत ज्यादा, कहाँ गया बहुत ज्यादा। कोहेरेंट, लॉजिकल है। फ्रेजाइल, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, फ्रेजाइल जो आसानी से टूट जाए। ऑब्सोलीट, पुराना हो गया है। स्टर्न, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो आप। 5, 3, 2, 1 एंड 4 स्कोर्स एवरीवन। अच्छा रिक्वेस्ट करूंगी, 7300 बच्चे देख रहे हैं सेशन को और उतने लाइक्स नहीं हुए अभी तक। एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को, 7300 लाइक्स तुरंत तो जाने चाहिए। चलिए, रन इंटरफेरेंस, आप बीच में आ रहे हो। ब्रेक न्यू ग्राउंड, आप इनोवेशन कर रहे हो। बी ऑन टेंटरहूक्स, आप बहुत परेशान हो। टेक स्टॉक ऑफ, चीजों को चेक कर रहे हो। जंप शिप, आप बीच में अचानक से छोड़ के चले गए। D, A, E, C एंड B। कोर्स एवरीवन। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है आशु पाटिल। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा दे। मजा आया आज के सेशन में? आई होप यस, सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा आज का सेशन। अब हम मिलेंगे परफेक्शन बैच की क्लास में 11 बजे। जितने बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेना। आज 18 जून है, आखिरी डे है जब आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, विच इज अ ह्यूज डिस्काउंट। 1400 रुपीज में आपको कंप्लीट परफेक्शन बैच मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, पूरा 12 महीने का। मतलब 120 रुपीज पर मंथ से भी आपको कम का पड़ेगा। तो मेक श्योर करो कि जितने लोगों ने अभी तक क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है वो आज की आज ही ज्वाइन कर लें और आज से ही 11 बजे से क्लासेस में आना स्टार्ट करें। जितना डिले करोगे उतना ही बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। वो मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स अटेंड प्रोफेशनल क्लास रेगुलरली। 1 लाख से ज्यादा बच्चे प्रोफेशनल क्लास को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत, यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली प्रोफेशनल बैच को ज्वाइन कर सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेस होती है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आज आखिरी डेट है 18 जून। इसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो अगर आप कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम में इस साल मोर देन 50,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अगर आप कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करो। सफलता आपका कोड लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल्स तो अभी है नहीं, व्हाट्सएप सभी में ज्वाइन जाएगा, पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन, ये पीडीएफ येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे कहाँ मिलेगी, कैसे डाउनलोड करनी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चेकलिस्ट, पीडीएफ्स, क्लास नोट्स, एडिटोरियल की पीडीएफ, स्क्रीनशॉट्स, वोकैबुलरी, सब कुछ आपको सारा का सारा येस ऑफिसर एप्लीकेशन में मिलेगा। बट उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप चैनल, मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। आई होप सभी लोगों को मजा आया होगा। आज के सेशन का फीडबैक जरूर देना मुझे, कैसा लगा आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। मिलते हैं आपकी